जो किसी पायदान पर नहीं उसको आप अव्वल बना दो तो फिर स्वाभाविक है हमारे साथ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वे पर सर्वे और यह था कि सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण होगा। सिंधिया के दलाल और सांसद जी के साथ धक्का मुक्की, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी के साथ बोलना और उसके बाद इस व्यक्ति का टिकट हो जाए, ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसी बड़े स्तर पर प्रेशर की पॉलिटिक्स हुई है। ये कहीं जो ये स्थितियां बनी हैं कहीं इस वजह से तो नहीं कि उमा भारती जी जो है आपसे खफा रहती हैं? अभी एक समय उन्होंने कहा था गांधी चौराहे पर कि अगर अटल और अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के मुकुट हैं तो के श्रीवास्तव जैसे कार्यकर्ता उसमें जड़े हुए मोती और मणि हैं। ये उनका भाषण। आज के श्रीवास्तव बहुत गंदा आदमी हो गया और खुद ने कितनी प्रेशर की पॉलिटिक्स की है। उमा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप हमारी बड़ी बहन हो, मैंने माना है तो वो पारिवारिक रूप से मैं मानता भी रहूँगा। एक बार किसी को बहन माना तो मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदार के तौर पर थे, एक दूसरे दावेदार का नाम जो है वो राजेंद्र तिवारी जी, वो भी दावेदार थे और अभी कुछ दिन पहले आप दोनों लोग एक मंच पर थे। हम दो नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, तिवारी जी लड़ेंगे तो किसी दल से लड़ेंगे, फिर एक वापस होगा और दोनों कंधे से कंधा लगा करके चलेंगे कि दोनों लोगों का किसी भी तरह का नुकसान ना हो और के श्रीवास्तव सूली पर चढ़ जाएं। कि तिवारी जी मुझे सूली पर चढ़ाएं या मैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले एक बयान और आपका चर्चा में आया था कि आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो है वो मुझसे जूनियर रहे हैं, उन्होंने मुझसे जूनियर रह के काम किया है और आप आज जो है ये स्थिति। जी, मैं सहमंत्री और वी डी शर्मा जी ग्वालियर में कहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब निर्णयकर्ता और निर्णयकर्ताओं के ऊपर प्रेशर देने वाले ये जाति जाति में तोड़ने की बात करते हैं, हम संस्कृति से जोड़ने की बात करते हैं। हमारे लिए तो और हमारी पार्टी में भी जाति की बात नहीं रही है। अब तो हमारी पार्टी नहीं कह सकता हूं मैं, माने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की बात, जाति की बात नहीं रही है। अब आपने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है, कांग्रेस में आप हैं नहीं, तटस्थ हैं। एक तटस्थ व्यक्ति के नज़रिए से अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि आपको क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि क्या कुछ बदलाव की लहर हो रही है या किसकी सरकार बन सकती है? किस सरकार बनाने के निकट इस 80 और 90 के बीच में समिट रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। ये मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हमने मध्य प्रदेश में ही काम किया है। तो खून पसीना लगा करके पार्टी को सींचने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया और ऐसे मतलब भाजपा हो क्या गई? अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, हम विश्वासघाती तो नहीं है कि पार्टी में रहे और उसके बाद हमें तुम निकालो, हमें तुम निकालो। उनने निकाला, अरे तो ये तो विश्वासघात है फिर कि अंदर भी रह रहे और उसी थाली में रह रहे और फिर छेद कर रहे हैं आप। तो इस समय हम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव में तमाम उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी सरगर्मियाँ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट आखिरी क्षणों में घोषित हुआ, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उथल पुथल मची वो अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार और शुरुआती जीवन से विद्यार्थी समय से भारतीय जनता पार्टी को अपना समय देने वाले के श्रीवास्तव भी लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब लिस्ट निकली तो उसमें वर्तमान विधायक राकेश गिरी का नाम सामने निकल कर आया। इसके बाद फिर अब के श्रीवास्तव एक बार फिर उन्हीं तेवर में आ गए हैं जिन तेवरों के लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि वो जो है चुनाव मैदान में ज़रूर कूदेंगे। तो के श्रीवास्तव जी, चुनाव मैदान में कूदने का जो आपका निर्णय है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से लगभग 46 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते इसमें काम करने का अवसर मिला। सामूहिक निर्णय यह कार्य पद्धति का अंग रहा है। फिर इस बार हुआ ना कि रायशुमारी, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी, सांसद से, जिला अध्यक्ष और अन्य पूरे मंडलों में इन सबसे रायशुमारी की बातें भी यहाँ आई हैं और इसी आधार पर चयन समिति निर्णय लेती रही है। इस बार उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से जब से ये सर्वे चालू हुए तब से सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किए जाएंगे और इस बार तो एकदम ये था कि 3-3, 4-4 सर्वे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, शिवराज जी के द्वारा भी,
प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वे पर सर्वे, और ये था कि सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण होगा। और जिस तरीके से टीकमगढ़ जिले में टिकटों का वितरण हुआ है, जिनकी दीवारों पर इबारत एकदम दिखाई दे रही स्पष्ट कि ये इन्होंने घटिया काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, गुंडागर्दी की है, कमीशन खोरी की है, लोगों को माने सत्ता पोषित गुंडागर्दी यहाँ पर हुई है। हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते एक मर्यादाओं में बंधे होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। 5-5 दिनों तक अपनी तानाशाही और अपनी हेकड़ी के चलते शहर में कचरा और बदबू नाली साफ नहीं करने के लिए इस तरीके का हम नगर पालिका हारे 22 साल बाद इस इनकी कार्यप्रणाली से तालाब का छरिया, मुरम, बजरी, रेत, यानी कुछ भी, मध्याह्न भोजन, चौकी, थाने सब नीलाम कर दिए। 1.5 लाख 1 लाख बोली लग रही। इस तरीके का ये सब अगर कार्यकर्ता ने किसी दूसरे नेता के भाजपा का ही है अगर लाइक और शेयर कर दिया या कुछ अच्छा लिख दिया तो उसको धमकियाँ अभी भी पहुंच रही, अभी कोई बोल नहीं पा रहा है। ये जो गुंडागर्दी है कार्यकर्ताओं के साथ, बने 2 मिनट में कोई पद्धति नहीं, कोई कार्यकर्ता की विचारधारा नहीं। कार्यकर्ता ने अगर इनके पक्ष में कुछ नहीं कहा तो उसका कल केस उसके ऊपर 151, 354, छेड़खानी, कौन कौन से बन जाए मुझे पता नहीं। माने इस तरीके से लोगों के मकान गिराने से लेकर के, माने तत्काल योगी जी का बुलडोजर तो हमारे टीकमगढ़ में ही प्रारंभ हो गया। ये जो परिस्थितियां हैं, और फिर सर्वे में कैसे आ गया और नहीं था ये सबको पता है, और ये भी पता है कि टिकट कैसे हो गया कोई। तो इस कारण से जो मन में आक्रोश है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं नंबर 1 पर था, दूसरे लोग भी थे, अन्य लोग भी थे। टिकट अगर ठीक आता है, जनता के बीच में वातावरण है। आप जाइए टीकमगढ़, पिछली बार हम 2013 में जब चुनाव लड़े तब 8,500 से हम शहर जीते, 8,500 से हम ग्रामीण जीते, 17,000 से हम चुनाव जीत करके गए। एक कद्दावर नेता से जीत कर गए, जिसको ये बड़ा अहम था कि हमने किसी एक पूर्व मुख्यमंत्री को 10,500 से हराया, उसको हम 17,000 से हरा करके आए। और उसके बाद 8,500 से टीकमगढ़ शहर जीतने के बाद 18 में मेरा टिकट काटा, और काटने के बाद जब यहाँ भाजपा को वोट 10,000 कम हो गया, 10,000 वोट कम हुआ शहर के अंदर। हम 8,500 से जीतते हैं और 10,000 1200 से वो यहाँ जीतते हैं 8,500, माना 10,000 वोट भाजपा का यहाँ शहर में कम हुआ। ग्रामीण क्षेत्र से कारगुजारियाँ देखी नहीं थी, शहर के लोगों ने परखा हुआ था, परखे हुए को उन्होंने तमाचा जड़ा, और ग्रामीण के लोगों ने हमारा जो काम था उसके आधार पर कि भाजपा है तो वहाँ भाजपा देखा, यहाँ व्यक्ति देखा, तो वहाँ से वो 4200 वोट से जीत करके आया। अब इसके बाद जो 5 साल में चला है एकदम नेगेटिव पोजीशन, और उसके बाद टिकट मिल गया, चर्चा का विषय है। तब जाकर के ये तय हुआ कि ये टिकट वितरण में सर्वे की, रायशुमारी की, वरिष्ठता की और कार्यकर्ताओं की, और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, उनकी अनदेखी, जो अपनी भरी बैठक में सांसद जी के साथ धक्का मुक्की कर दे, सिंधिया जी के बारे में अपशब्द बोले, उनके लोगों को कहे सिंधिया के दलाल, ऐसी परिस्थितियां जो करने वाला हो अधिकारियों के बीच में। हमारे परिवार में, घर परिवार में अगर पार्टी के अंदर कोई मतभिन्नता है तो एक उचित मंच पर कमरे के अंदर बैठक करके और उसको समाधान किया जाता है, लेकिन अधिकारियों के बीच में सिंधिया के दलाल और सांसद जी के साथ धक्का मुक्की, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी के साथ बोलना, और उसके बाद इस व्यक्ति का टिकट हो जाए, ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसी बड़े स्तर पर प्रेशर की पॉलिटिक्स हुई है। अब और मैं क्या कहूँ और क्या क्या किस तरीके से कौन कौन से प्रेशर किस टाइप के हुए होंगे मुझे नहीं पता, ये जनता आपको शायद बता देगी। तो ये पोजीशन केवल आपके टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है या फिर ये भाजपा की नीति ही बन गई? मैं तो ये नीति यहीं से लगा लो ना कि किस आधार पर, तो ऐसी सब जगह लगभग जिन जिन टिकटों के बारे में था, जिन जिन लोगों जहाँ की धारणाएं थी, वो सब कटेंगे, हम इसी में रह गए कि ये कैसे हो गए। तो लगभग जो मध्य प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाने का और 24 का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, वो सपना मुझे तो लगता कि टीकमगढ़ से ही उसमें कील ठोकने वाली है, यहीं से। तो तब जाकर के मन व्यथित हुआ कि केवल ढोंग ढकोसला, आडंबर,
पाखंड, और हम सीधे साधे कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ कर के काम करने वाले ऐसे लोगों के साथ केवल छल कपट हुआ है और छल कपट आगे भी होगा, और इस कारण से अपने आप को उस पार्टी से बंधन मुक्त कर लिया है और त्यागपत्र दे दिया है। ये कहीं जो ये स्थितियां बनी हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं कि उमा भारती जी जो है आपसे खफा रहती हैं? अभी 2 दिन पहले भी उनका बयान आया था कि वो तो ऐसा करते ही रहते हैं। को मैं पूछना चाहता हूँ, हमने उनको पूरा समर्पण किया, ये वो भी जानती हैं। मन से पूछें, 4 बार लोकसभा प्रभारी उनका रहा, किचन कैबिनेट, यहाँ तक कि वो संगठन के मामले में किसी की बात नहीं, के श्रीवास्तव संगठन, उनका भाषण, आज दूसरी बातें बोल रही, दूसरे शब्द उनके आ रहे हैं। एक समय उन्होंने कहा था गांधी चौराहे पर कि अगर अटल और अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के मुकुट हैं तो के श्रीवास्तव जैसे कार्यकर्ता उसमें जड़े हुए मोती और मणि हैं। ये उनका भाषण। आज के श्रीवास्तव बहुत गंदा आदमी हो गया। आज के श्रीवास्तव के बारे में ऐसा वो बोलने लग गई। क्या वजह है? नहीं, अब वजह तो ये है कि 2008 में मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष था, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, और उस समय ये जनशक्ति पार्टी बना करके कह रही थी कि वो तो उनकी आदत ही है, मैं तो कभी पार्टी से निकली नहीं। आपने नई पार्टी बनाई, आपने प्रेशर की पॉलिटिक्स की और हमारे बारे में कहती कि वो तो ऐसे ही करते हैं, और खुद ने कितनी प्रेशर की पॉलिटिक्स की है। उमा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप हमारी बड़ी बहन हो, मैंने माना है तो वो पारिवारिक रूप से मैं मानता भी रहूँगा, एक बार किसी को बहन माना तो मानूंगा, लेकिन ये आप कहें कि नहीं के ऐसे ही करते हैं, मैं तो कभी पार्टी से, आपने जनशक्ति बनाई और आप हमसे, तो वो 2008 में ये कहना है कि मुझे पार्टी से निकाला गया, मैं खुद नहीं, जबकि ये जो है बगावत कर रहे हैं। नहीं, मैं बंधन, क्या फर्क है? मैं समझता हूँ कि मैंने तो बंधन मुक्त किया है इन सब घटनाओं से। ऐसी कार्य प्रणाली के कारण दुखित होकर के आपकी जो कथनी और करनी में मुझे अंतर समझ में आया, तो मैंने बंधन मुक्त किया है। मैंने पार्टी के अंदर रह करके मैं विद्रोह नहीं किया है, मैं अब बंधन मुक्त हूँ। आपने तो पार्टी के अंदर रह करके विद्रोह किया, और विद्रोह करी तो फिर पार्टी निकालेगी, तो आपने तो और खराब किया। हम अब बाहर विद्रोह करें तो हम खराब नहीं है कि हमने चेता दिया आपको, अंदर हमने विश्वासघात तो नहीं किया ना, हम तो बाहर निकल गए। भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदार के तौर पर थे, एक दूसरे दावेदार का नाम जो है वो राजेंद्र तिवारी जी, वो भी दावेदार थे, और अभी कुछ दिन पहले आप दोनों लोग एक मंच पर थे। तो क्या एक राय है, अगर आपको क्या लगता है कि अभी भी, चूँकि 2 जगह की टिकट अभी भी घोषित नहीं हुई हैं, रोकी हुई हैं, और क्या आपको अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय बदल सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर अब जब जो 2 लोग दावेदार हैं जिन्होंने पार्टी से अपना मुंह मोड़ लिया है, फिर उनमें कैसे एकरूपता बनेगी और कौन आगे आएगा? ये कोई इसकी लड़ाई नहीं है कि मैं ही, ये लड़ाई है कि सही हो, जो किसी पायदान पर नहीं उसको आप अव्वल बना दो, तो फिर स्वाभाविक है हमारे साथ अन्याय हुआ है। और हमारे साथ नहीं, हम जैसे 2-3-4 लोग और ऊपर के पायदान में हम लोग 2-3 लोग थे, उनमें से किसी को होता तो फिर मेरी ये तेवर गलत थे। और जहाँ तक तब फिर मेरा ये विद्रोह कहलाता, तब मैं बगावत कहलाता। अरे बगावत, अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, हम विश्वासघाती तो नहीं हैं कि पार्टी में रहे और उसके बाद हमें तुम निकालो। उनने निकाला, अरे तो ये तो विश्वासघात है फिर, कि अंदर भी रह रहे और उसी थाली में रह रहे और फिर छेद कर रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात जब मैं अभी जनता के बीच में था, वहाँ से ये निकल कर सामने आई, उससे आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं वो आपके ऊपर है। लोगों का ये कहना है कि राजेंद्र तिवारी जी का बेटा जो है युवा मोर्चा में बड़े पद पर है, और वो जो है विरोध करके बाहर आ गए हैं। ऐसे में अब वो इस तरीके का माहौल और इस तरह की कोशिश में है कि दोनों लोगों का किसी भी तरह का नुकसान ना हो और के श्रीवास्तव सूली पर चढ़ जाएँ। देखिए, मुझे लगता है कि हमने किसी की दया और कृपा पर राजनीति नहीं की है। अपने पराक्रम से, अपने पार्टी के प्रति समर्पण से, और अपनी व्यावहारिकता से, और अपने काम करने की शैली से
काम करने के तरीके से, लोगों के साथ निरंतर खड़े रहने से केस झेले हैं। तो मुझे लगता है कि कृपा और दया पर तो मेरी राजनीति है नहीं। बाकी उनका बेटा प्रदेश का महामंत्री है युवा मोर्चे में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है और दावेदारी में। तो अब मैंने बंधन मुक्त किया, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव है कि मैं वहीं रह करके फिर विरोध करता। इसलिए पहले से तो मैं सतर्क कर दिया, मैं पीठ पीछे बार नहीं करता ना, सावधान इतना तो बोलूँगा ना, तो मैंने सावधान कर दिया है उनको कि मैं सावधान, अब मैं सामने हूँ। अब रहा सवाल कि तिवारी जी मुझे सूली पर चढ़ाएं या मैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों एक साथ, चूँकि मैं व्यथित था, वो भी व्यथित थे। मैंने अपने घर, मेरे कार्यकर्ता जब इकट्ठा आए, उनके घर आए, फिर उसके बाद हम लोग बैठे और बैठने के बाद ये तय हुआ कि इस पीड़ा को हम दोनों एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैंने उनको कहा भी कि अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, आप इस्तीफा दीजिए। बोले नहीं वो निकालें। हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, हमें किसी को मान मनाउल के लिए थोड़ी हम बैठे हैं कि आप हमें मनाओ। लेकिन नहीं, उनका अपना है और बेटा अभी भी युवा मोर्चे में है। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों में से 30 तारीख को कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव, फार्म तो हम दोनों ही भरेंगे, लेकिन बस मेरा यह है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बंधन मुक्त किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आज भी हूँ और उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो विचारधारा है। ठीक है। तो राजेंद्र तिवारी जी अगर मैदान में आते हैं तो वो किसी दल से आएंगे, मैं अगर मैदान में आता हूं तो मैं निर्दलीय आऊँगा। हम दोनों में से फार्म डालने के बाद और 30 तारीख को कोई एक चुनाव मैदान में लड़ेगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, वो किसी दल से लड़ेंगे। इनमें से बस ये तय हम सब कार्यकर्ताओं की, एक हमारी भी चयन समिति है। अब वो चयन समिति हम दोनों में से किसको ठीक मानेगी, वो लड़ेंगे और हम ईमानदारी के साथ अपने साथी का सहयोग करेंगे। ये जैसा कि आपने कहा कि अभी भी आप आरएसएस के जो है वो हैं और रहेंगे, चुनाव के दौर पर आरएसएस जो है वो पूरी तरीके से लॉबिंग करने क्षेत्र में निकलती है और उसी पर ये पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो रूठे हुओं को मनाए। कहीं बाद में ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि के श्रीवास्तव अपना हाथ वापस खींच लेंगे और फिर से जुट जाएंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विधिवत सदस्यता पंजी नहीं होती है ना, तो मैं कोई उनकी 2 रुपए की पर्ची का सदस्य नहीं हूं। मैं विचारधारा का पोषक हूं, विचारधारा का संवाहक हूं, और इसलिए आप पर्ची से मैं बर्खास्त कर दो तो आप करते रहना। मैं तो जिस पद्धति को हिंदुत्व विचारधारा को लेकर के जिया हूँ, नमस्ते सदा वत्सले तेरा वैभव अमर रहे माँ, तन समर्पित मन समर्पित, तो इस काम को लेकर के चलूँगा। और मैंने सुना था बड़े बड़े नेताओं से कि कुछ दिनों के लिए वो अध्ययन अवकाश पर चले गए, तो ऐसे ही गोविंदाचार्य जी का भी सुना था कि अध्ययन अवकाश पर चले गए। तो मैं भी अगर मुझे मनाने आएंगे तो मैं उस संघ के लोगों को भी कह दूंगा कि अभी मैं अपने आप को किसी दूसरे मिशन में लगाए हुए हूं, इसलिए आपकी बात नहीं सुनूंगा। जैसे ये जो निर्णय आपका हुआ है, आपने कहा कि राजेंद्र तिवारी जी और आपने मिलकर बैठकर वो किया है और 30 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। अगर जैसा आपने कहा कि वो किसी दल से लड़ेंगे, आप निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन आपके सामने एक मकसद, मतलब एक चीज़ तो एक मकसद ये है कि आप मैदान में आ रहे हैं तो आप जीत कर जो है भोपाल पहुँचें। दूसरा एक मकसद ये भी इसका होगा कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, गुंडागर्दी हुई, तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे शख्स को हराना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर 2 लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आपका तो कोई भी मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोट आपके जो आपके आपस 2 जैसे राजेंद्र तिवारी जी और आप भी चुनाव 2 नहीं लड़ेंगे, हम 2 नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, तिवारी जी लड़ेंगे तो किसी दल से लड़ेंगे, फिर एक वापस होगा और दोनों कंधे से कंधा लगा करके चलेंगे। और ये मकसद कतई नहीं है कि हम किसी को हराने आए हैं। हम उन भाग्य विधाता जो बन गए प्रेशर की पॉलिटिक्स में, किसी और प्रेशर से, किसी और कारण से, हम उनको ये बताने आए कि हम तुम्हारी लकीर से बड़ी लकीर वाले लोग हैं, अपनी लकीर बड़ी खींचेंगे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले एक बयान और आपका चर्चा में आया था कि आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो है वो मुझसे जूनियर रहे हैं, उन्होंने मुझसे जूनियर रह के काम किया है और आप आज जो है ये स्थिति। जी मैं बताता हूँ, मैं 82-83 से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, ठीक, मैं 87-88 मैं उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ था, तब प्रांत का सहमंत्री, प्रदेश का सहमंत्री डॉक्टर विमल चोपड़ा महासमुंद के वो प्रदेश मंत्री, मल्लिका बनर्जी मेरे साथ प्रदेश की सहमंत्री, मैं सहमंत्री,
और वीडी शर्मा जी ग्वालियर में कहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं 93 में छोड़ा, ये 88, 87, 88, 89 के कार्यकर्ता हैं। मैं कमल पटेल, नड्डा जी और इन लोगों के मैं इनसे सीनियर हूँ, लेकिन फिर मैं भाजपा में आ गया। ये काम करते रहे, ये पूर्णकालिक हो गए, ये पूर्णकालिक घोषित पूर्णकालिक हो गए, मैं अघोषित पूर्णकालिक के जीवन में जिया हूँ। 18 से 22 दिन मेरे प्रवास होते थे, मैं बस में जाकर के सफ़र करता था, 8-8 जिलों का प्रभारी रहा हूँ, कभी बस का डंडा पकड़ के वहीं अपनी 2 मिनट की नींद कर लेता था, ऐसे जाकर के काम खड़ा किया है। ये देखने में सुनने में आया है कि आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेहतर संबंध रहे हैं, लगातार रहे हैं, संगठन में भी आप काम करते रहे हैं। तो ये जो टिकट का जो निर्णय हुआ है, तो क्या उसमें मध्य प्रदेश की दखलंदाजी नहीं रही, केंद्र ने ही पूरी चीज़ें डिसाइड करी हैं, या फिर जिनका अभी आपने नाम लिया है उनका कहीं ना कहीं बीच में कोई? किनका लिया? वीडी शर्मा का? नहीं, अब मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में इनको एकदम हड़बड़ाहट हो गई है, ये घबराहट में हैं और ये किसी भी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहते। साथ साथ केंद्रीय मंत्री, सांसद, इन 2-2, 3 केंद्रीय मंत्री, सांसद, सीनियर महासचिव, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव में मैदान में उतार रहे हैं और उसके बाद हड़बड़ी में कोई नाराज नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये गुस्सा। अब मेरी जाति का वोट तो है नहीं, मैं कैसे धमकी दे पाता? 15-15, 20-20 हज़ार का मेरी जाति का वोट एक विधानसभा में होता तो मैं चैलेंज देता हूं कि ये कोई मेरा टिकट काटने की हिम्मत कर पाते। और मुझे पता है जिनके प्रेशर की पॉलिटिक्स में ये टिकट की बातें आती हैं ना कि टिकट चेंज कर, वो खुद ही किस कंडीशन में खड़े हैं। तो बस ये है कि मेरी जाति का वोट नहीं। अब मेरी जाति का वोट कम है, लेकिन मैं 17,000 से कैसे जीत गया इसी टीकमगढ़ से। मैं नगर पालिका लड़ा, मेरी नगर पालिका क्षेत्र में कुल में 3,500 वोट, उनमें से आधे चले जाते हैं पेटी लेकर के, मशीन लेकर के और चुनाव कराने, पीठासीन अधिकारी बन करके। उसके बाद मैं 5-5 हज़ार से नगर पालिका चुनाव जीतता हूँ और विधानसभा में 17,000 से जीतता हूँ। तो जिन्होंने जाति की पॉलिटिक्स की है ना, जिनके मन में केवल वो जाति का एक वो केवल उसी जाति के लिए, उसी के लिए लड़ना, उसी के लिए मरना, उसी के लिए खपना, अपने आप का स्वरूप दूसरा दिखाना, हम ऐसे हम वैसे, और उसके बाद पॉलिटिक्स हमेशा जाति की, उनके लिए जाति बड़ी बात हो जाती है। हमारे लिए जाति बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो, और हमारी पार्टी में भी जाति की बात नहीं रही है। अब तो हमारी पार्टी नहीं कह सकता हूं मैं, माने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की बात, जाति की बात नहीं रही है। ये तो हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, ये हमने सीखा है। लेकिन अब निर्णयकर्ता और निर्णयकर्ताओं के ऊपर प्रेशर देने वाले ये जाति जाति में तोड़ने की बात करते हैं, हम संस्कृति से जोड़ने की बात करते हैं। चलिए, ये तो वर्तमान विधायक की बात हो गई और इसकी बात हो गई। आपका चूंकि मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक से भी होगा, एक बार आप उनको हरा चुके हैं। हाल ही में उनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे करोड़ों रुपए के घोटाले के, असम से पुलिस भी आई थी। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और ये कैसे जब मैदान में आएंगे तो किस तरीके से जनता इस पर रिएक्ट कर रही है, आपका क्या कहना है? नगर पालिका चुनाव चल रहे थे जी, और समय एक लक्ष्मण रेकवार हैं, कांग्रेस का पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। उस अगले आदमी के यहाँ वो एक रेड पड़ गई, उसके यहाँ किसकी रेड पड़ी थी मुझे नहीं, कोई एजेंसी बाहर से, और उनके भ्रष्टाचार की रेड पड़ गई। अरे लक्ष्मण रेकवार के घर में रेड पड़ रही है, बगल में 15-20 घर दूसरे पहले, जहाँ जिसके घर मतलब वहाँ रेड पड़नी चाहिए जहाँ रेड नहीं पड़ रही, और यहाँ रेड पड़ गई। जो भ्रष्ट है वहाँ नजर नहीं जा रही, CW, वो कौन सी एजेंसी, EW हो या आपके ED हो, जो भी, वहाँ नहीं जा रही। अब अभी जो हुआ है, मुझे असम का कोई मामला है, असम का मामला, इस घटना के पहले टीकमगढ़ में 100 करोड़ का भी है, जिन्होंने कंबल की वितरण की एजेंसियाँ बने हुए थे और उनका भी पैसा लगा हुआ है। जिन्होंने ये भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पहले शहर में चर्चा का विषय है कि 100 करोड़ कोई एजेंसी खा गई उनकी, उन पर रेड नहीं पड़ रही, इन पर रेड पड़ गई। तो मुझे लगता है कि, और आज ही क्यों पड़ी, तो मुझे लगता है कि इससे तो अगले आदमी को सहानुभूति मिलने वाली है। जैसे आज तक नहीं, आज सोई हुई थी क्या एजेंसियां ठीक चुनाव के मौके पर ही? कितने मूर्ख लोग बैठे हैं जो ऐसे समय में अगले आदमी को सिंपैथी दे रही, तो इससे तो उस आदमी को सिंपैथी मिलने वाली है। और ये जिसने कराया है उसकी घटिया मानसिकता है, उसने घटिया काम किया है। कैसे लोग हैं, और इनके कहने पर ऊपर के हमारे लोग जो भी कर रहे हो, पता नहीं मुझे, जिन्होंने भी किया है उनको भी पता नहीं बुद्धि कहाँ चली गई। अब बुद्धि, अच्छा भ्रष्ट तरीके से जब पैसा आता ना आदमी के बाद,
और तो बुद्धि भी कुंद हो जाती है। गंदे पैसे से गंदी मानसिकता भी हो जाती है, गंदी सोच भी हो जाती है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी फिर गड़बड़ निर्णय लेने लगता है, और इस व्यक्ति ने सब हमारे बड़े बड़े पुराने लोगों की भी बुद्धि को कुंद कर दिया है। चलिए, अब आपने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है, कांग्रेस में आप हैं नहीं, तटस्थ हैं। एक तटस्थ व्यक्ति के नज़रिए से अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि क्या कुछ बदलाव की लहर हो रही है, या किसकी सरकार बन सकती है, किसकी बनने जा रही है? ये सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी, और इनको तो वैसे सिमट दिया था पिछली बार ही। वो तो कांग्रेस के लोगों की गलतियाँ रही, जो अपने व्यक्तियों को नहीं संभाल पाए जनता के बीच में, जो उन्होंने कहा था, और इसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, तो वो इस सरकार का इन्हें सुख भोगने को मिल गया। इनको तो समेट दिया था, और इस बार मैं कहता हूं कि उसका भी खामियाजा भोगना पड़ेगा। इनको सरकार बनानी नहीं चाहिए ना, विपक्ष में बैठना चाहिए था ना, संघर्ष करते हो, और तब जाकर के संघर्ष करना चाहिए था। तब ये लोग जो उस समय कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल गए थे, ये कमलनाथ के लिए सीट छोड़ने वाले थे, ये ब्रजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के मिनिस्टर के साथ जाकर के और गलबैयाँ करने लगे थे, और ये सब कब भाग जाएंगे। और अभी भी एक तो सरकार बनने की निकटस्थ स्थिति इनकी आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने उन्हीं सब चेहरों को, भारतीय जनता पार्टी से नाराजी नहीं थी, नाराजी चेहरों से थी। आपने चेहरे बदलने का, गुजरात पैटर्न, कर्नाटक, गुजरात पैटर्न, ये सब करने की हल्ला तो बहुत मचाया, लेकिन तुम प्रेशर में दब गए और वो कोई बदले नहीं, तो चेहरे वही रख दिए। जनता माफ़ नहीं करेगी। आपने उन्हीं चेहरों को रखा है। भाजपा के प्रति नाराजगी कम थी, चेहरों के प्रति है, अब वो निकल करके आएगी। और एक तो निकट पहुंच नहीं रहे सरकार बनाने के निकट, इस 80 और 90 के बीच में समेट रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। ये मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हमने मध्य प्रदेश में ही काम किया है, और युवा मोर्चा और मैंने तो, और अगर 4 से 10 सीटों की नज़दीकी मान लो हो भी गई, एक तो नहीं आने वाली है, 90 के लगभग आएंगी, एक तो आने वाली नहीं है, दूसरे आएंगी, तो सबसे पहले यही लोग बिकाऊ होंगे जो ये तत्काल कूद जाएंगे। ये भरोसेमंद लोग नहीं है, ये तत्काल कूदने वाले लोग हैं। तो खून पसीना लगा करके पार्टी को सींचने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया, और ऐसे मतलब भाजपा हो क्या गई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के केवल भाषणों में चर्चा करने का, केवल नाम लेकर के उनको वो कर रहे हो, तन समर्पित मन समर्पित, ये भाषणों में तो खूब कहते हो आप, लेकिन तुमने जिया नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे, तुमने ये जिया नहीं है। के श्रीवास्तव ने तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ये हमने अपने आचरण में भी उतारा है, हमने इसको अपने आप में जिया है, हमने कार्यकर्ताओं को यही सिखाया भी है। एक पैसे का कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप के श्रीवास्तव पर लगा दे, कोई एक पैसे का आज कोई नहीं चिल्ला पाता, कोई लगा भी नहीं सकता। आखिरी सवाल पर आते हैं कि चूंकि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतने वर्षों से लगातार आपने काम किया भाजपा के लिए, युवा मोर्चा के लिए, विद्यार्थी परिषद के लिए, तो अब जब इस पायदान पर आप खड़े हैं, एक बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, निश्चित तौर पर इसके पहले आप क्षेत्र में गए होंगे, अपने लोगों के बीच में बैठे होंगे, समर्थकों से बात करी होगी। क्या निकल कर आ रहा है ज़मीनी हकीकत? क्या वाकई आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में लोग साथ में खड़े होंगे जब आप जो है इस पायदान पर विधानसभा चुनाव के लिए सामने आएंगे? मुझे लगता है कि सब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा तो हरियाला बनना है, ठीक है ना, ये मैं खुद कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति होगी। ये तो सर्वे रिपोर्ट बोलेगी, और उनके जिन्होंने निर्णय किए ना, कौन से छाती पर पत्थर रख करके निर्णय जो किए ना, वो भी रो रहे होंगे कि श्रीवास्तव के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। वास्तव में नंबर तो इसी का था, दूसरे पर मैंने राजन तिवारी का नंबर था, तो अमित मीना का नंबर था, ये तो मजबूरी में उनको दिया हुआ है। तो अब मुझसे बात भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, किस मुँह से करें कि के श्रीवास्तव को मैं बात कर लूं। पिछली बार भी मेरे साथ अन्याय हुआ था, तो शिवराज जी का फ़ोन आ गया था कि 2 दिन से बात करने की सोच रहा था, बड़ा दुख हुआ, मेरा मूड ख़राब था। हमने कि आपका क्यों था, टिकट मेरा कटा। बोले नहीं, मेरा भी ख़राब था, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर था। अब कैसा है, हमने कि नहीं इतना ठीक है कि विरोध नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं करूँगा। तो बोले बुध नहीं आ जाओ, मैं वहाँ चला गया। इस बार तो उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वास्तव में गलत हुआ के साथ। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अब मैं किस मुंह से उस व्यक्ति से बात कर पाऊँ। उनको पता है, तो ये जनता की आवाज़ चुनाव में दिखाई देगी, सुनाई देगी, खनक आएगी।
तो जनता की आवाज़ चुनाव में दिखाई देगी, काफ़ी आक्रोश है और वो आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर इतने वर्षों की लगातार सेवा करने के बाद और जब एक उम्मीद जाग जाती है कि अगर सर्वे में नाम आता है, लोग नाम सामने निकल कर लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संगठन को भी इस तरह से निर्णय लेना चाहिए जिससे कि उसको वाकई जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो लोगों को भी दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि के श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है और अब वो अपने निर्णय पर अडिग हैं। जी कुछ और जनता के लिए मैं चाहूँगा जी। तो मेरे मित्र हैं, आजकल वहाँ बैठते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक दिन राकेश को कहा कि राकेश तो भाई बहुत रिपोर्ट खराब आ रही, तुम बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम बहुत ऐसा ऐसा कर रहे हो और ये ठीक नहीं है आगे। तो वो बोला भाई साहब पैसे में सब खरीद लिया जाएगा, पैसे में सब कर लूँ, वो ताकत है पैसे में कि अच्छे अच्छे कीमत होगी, अलग अलग बढ़कर होगी, तो जो होगा पैसे में खरीद लूँगा और चुनाव लड़ूंगा तो जनता का वोट भी खरीद लूँगा और अभी टिकट भी लेकर आऊँगा, देखना आप। और नहीं तो यहाँ नहीं मिल पाया मान लो पूरी कोशिश के बाद, तो इतना कमा लिया भाई साहब कि रहना किस ससुर को है। जी ये इस तरह के विचार। हाँ, मैंने उसको पहले से था कि हम सब खरीद लेंगे। उसने कहा, मेरे मित्र ने कहा कि मैंने तो उसको समझाया और वो ऐसी बात कर रहा है। मैंने ये है स्थिति, तो अब फिर क्या समझूं। जी चलिए, तो मतलब सीधा सीधा आक्षेप ये है कि पैसों के दम पर ये जो टिकट भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है वर्तमान विधायक के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ा अमाउंट है। और जिस तरीके से उन्होंने जो ये बातें सामने कही हैं, जैसा कि अभी के श्रीवास्तव जी ने कहा, और जो आक्रोश है वो अब किस तरीके से प्रकट होता है, जनता किस तरीके से साथ देती है और जनता के मन में क्या उथल पुथल मच रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग वोट है, कांग्रेस का एक अपना अलग वोट है, लेकिन जिस तरीके से फील्ड में पिछले 5 वर्षों के दौरान रह के काम किया है और अभी की जो स्थिति बनी है वो स्थिति 17 तारीख को स्पष्ट होगी। जनता के मन में क्या है वो 17 तारीख को चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आने वाले 3 तारीख को पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाएगी।